हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर बात कर चुके थे एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस देखे थे। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूले के साथ। हेडिंग डालते हैं सेक्शन फार्मूला। बेटा, सेक्शन फार्मूला हमने 2D के अंदर भी देखा था, है ना? स्ट्रेट लाइन से जब कर रहे थे क्लास 11th में। तो दो केस देखते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन। यहाँ हमने एक वेक्टर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एक पॉइंट बी लिया जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं ओरिजिन, राइट, जिसका पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। अब है क्या कि एक सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है in the ratio m is to n, where point C having position vector as C vector, right? तो यहाँ पर जो C vector हमको दिखेगा वो कैसे दिखेगा? m टाइम्स b vector प्लस n टाइम्स a vector अपॉन m प्लस n। मतलब पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर कुछ ये दिखेगा हमको, राइट? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसमें हम नोट लिखते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, if C divides AB in the ratio of 1:1, then position vector of C will be A vector plus B vector by 2, right? ओके, ये तो मिड पॉइंट हो गया, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? जैसे दिमाग में आता है कि यहाँ पे हम वेक्टर में भी ये सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर इतना काम हम? देखो यार, जैसे हम 2D में सेक्शन फार्मूला करते थे, मतलब पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अलग फाइंड करते थे, वाई कोऑर्डिनेट अलग फाइंड करते थे। बट यहाँ पे नहीं देख रहे तुम कि यार यहाँ पर तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? डायरेक्ट मेरे को सी वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू। बात समझ आ रही है? अरे, इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ वहां पर तुम अगर सी को लिखते तो कैसे लिखते? x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये इतना लिखते। मतलब तुम्हें x1 अलग फाइंड करना है, y1 अलग फाइंड करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट अलग फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट अलग फाइंड करना है। ओके, बट यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें तुम्हें इसी से समझ आ रहा है सिर्फ, है ना? ओके, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। तो शुरू में ऐसा लगता है बच्चों को कि भाई ये काम तो बढ़ गया, बट वेक्टर एक्चुअली में क्या है? क्विक रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट में ही पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, देन टेक इट एज लैम्डा इज टू 1, राइट? चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए बेटा। क्वेश्चन इज, if midpoint of opposite sides of a quadrilateral
of a quadrilateral and midpoint of its diagonals are making another quadrilateral. Then prove that it is a parallelogram. बेटा हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को लेकर और डायगोनल के मिड पॉइंट को लेकर एक नया क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलिए बेटा, तो मैंने देखो यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, राइट, और उसमें ए बी और सी डी के मिड पॉइंट उठाए हैं, पी और से क्यू, राइट, और आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। अब इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक अदर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, एंड वो क्वाड्रिलेटरल मींस पी आर क्यू एस मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलिए तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब क्योंकि P मिड पॉइंट है ए बी का, देन आई कैन राइट P as I can write P having position vector as a vector plus b vector by 2, राइट। इसी तरीके से Q के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे बेटा C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2, राइट। इसी तरीके से R के पोजीशन वेक्टर होंगे A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2, क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट है AC का, एंड S के पोजीशन वेक्टर होंगे B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2, राइट। तो हम 2D में अगर हमको कोई फिगर पैरेललोग्राम प्रूव करनी होती थी तो हम क्या बोलते थे कि भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं पी क्यू आर एस की बात करूं तो पी आर और एस क्यू का मैग्नीट्यूड, लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड वो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। या फिर दूसरा वे ये होता था कि ऑपोजिट साइड्स अगर हम पैरेलल ना दिखाएं तो दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के वो लेंथ में इक्वल दिखा दें, तब भी ऐसा प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पी आर का मैग्नीट्यूड और एस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल दिखा दूं एंड पी एस का मैग्नीट्यूड और क्यू आर का मैग्नीट्यूड इक्वल दिखा दूं, देन ये प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखते हैं पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब a प्लस सी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। तो क्या आएगा निकल के, ये a से a कैंसिल हो गया, c वेक्टर माइनस b वेक्टर बाई 2, राइट। तो अगर मैं पी आर के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा बेटा तो ये c वेक्टर बाई b वेक्टर बाई 2 का होल मॉड, राइट। नाउ अगर पी आर की बात कर ली आपने, देन उसके ऑपोजिट क्यू एस की बात करिए, तो क्यू एस वेक्टर क्या होगा, क्यू एस वेक्टर होगा बेटा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस
डी वेक्टर बाई 2, तो ये डी से डी कैंसिल, तो सी माइनस पी बाई 2। तो बेटा जी क्यू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, और साथ में बेटा वेक्टर भी इक्वल है, राइट। अगर वेक्टर इक्वल है ना तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पी एस और क्यू आर वेक्टर की भी बात करूंगा, बट अगर मैंने सिर्फ इतना भी दिखा दिया ना तब भी प्रूव हो गया, क्योंकि पी आर वेक्टर और क्यू एस वेक्टर को आप जरा देखिए, देन आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों इक्वल ही है। अगर दो वेक्टर इक्वल है इट मीन्स उनकी डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए अगेन, चलिए इसकी भी बात कर ही लेते हैं। पी एस वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, एस माइनस पी, मतलब बी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, मीन्स यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, d माइनस ए बाई 2, राइट। एंड अगर मैंने पी एस की बात की है तो आर क्यू की भी बात कर लेता हूँ, आर क्यू वेक्टर, राइट। तो बेटा हो जाएगा क्यू माइनस आर, मतलब सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये डी माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पर ही हम नोटिस कर रहे हैं कि पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने जो दो पेयर हैं ऑपोजिट साइड के वो इक्वल दिखा दिए, पैरेलल दिखा दिए, राइट। तो कह सकता हूँ मैं हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, प्रूव्ड। ठीक है, यार अभी तो 2 इक्वेशन हुए हैं यार। तो 3 पेज हो रहा है क्या करने क्या वाले हो? ये कर रहे हो? बेटा नोट 3 भी है, उसको भी लिख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of arms of its angle। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और फिर कर रहे हैं, राइट। क्या है कि भाई अगर एक ट्रायंगल ABC है और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ED है, डी BC को इस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उसकी आर्म्स है। सपोज करो यहाँ पर AB और AC की लेंथ x और y है, राइट। तो मुझे D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि B के पोजीशन वेक्टर है B और C का पोजीशन वेक्टर है C, राइट। तो D के पोजीशन वेक्टर कैसे पता करूँ मैं? चलिए O को बोल दिया मैंने नल वेक्टर, राइट। तो
यहाँ पर डी बी सी को एक्स टू वाई के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी के लिए या कह लो ए डी के लिए ए डी वैक्टर हो जाएगा, दैट इज डी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स सी वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर अपॉन सी प्लस बी, राइट। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, प्रूव दैट मीडियन vectors drawn from vertices have their sum equal to 0, राइट। मुझे ये शो करना है, मतलब मैं क्या शो करना चाहता हूँ कि जो मीडियंस होते हैं ना ट्राइंगल के, उनका रिजल्टेंट जो है वो नल वेक्टर है, ये मुझे शो करना है। चलिए बेटा, तो मुझे क्या प्रूफ करना है ऐसा बताइए। ए डी वैक्टर प्लस बी ई वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? स्ट्रैटेजी सेम है, सिंपल है। अभी अभी देखा है हमने कि ए बी वैक्टर, ये कोई सेगमेंट ए बी है, उसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। तो हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना भाई, जो होगा वो सी कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। अभी क्या है, बोल क्या रहा हूँ मैं कि ओ ए ओ बी एंड दिस इज ओ सी, राइट। ओ ए ओ बी ओ सी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि अगर मैं बात करूं एडी की, एडी का मतलब है डी, डी माइनस ए, आप देख रहे हैं ए टू डी। तो फिर जैसे यहां पे देख रहे हैं आप ओ सी, ओ डायरेक्शन जो है ओ से सी की तरफ है, तो इधर भी ओ से ए की तरफ है, इधर भी ओ से बी की तरफ है, राइट। तो अगर मैं एडी की बात कर रहा हूं तो एडी के लिए क्या होगा, डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी एंड डायरेक्शन ए से सी की तरफ होगी, राइट। तो मैं बोलूं फ्रॉम फिगर ए डी वैक्टर इज नथिंग बट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर बाय 2, और यू कैन राइट 2AD वैक्टर is equal to AB vector plus AC vector, okay। Similarly 2BE vector, 2BE vector, जैसे B से E की तरफ जा रहे हैं हम, तो B से A की तरफ जाएंगे मतलब BA वैक्टर, एंड B से C की तरफ जाएंगे मतलब BC वैक्टर, इनका सम, राइट। इसी तरीके से 2CF वैक्टर, तो ये हो जाएगा सी ए वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, दिस इज 3। अगर ऐड कर देता हूँ 1 2 3 को, तो 2 टाइम्स ए डी वैक्टर प्लस बी ई वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर, क्या मिलेगा मुझे, ए बी एंड बी ए, है ना, ये इससे कैंसिल होगा, ए सी और सी ए ये इससे कैंसिल होगा, बी सी और सी बी ये इससे कैंसिल होगा, मतलब मुझे क्या मिला, नल वैक्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए डी वैक्टर प्लस बी ई वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर इज इक्वल टू नल वैक्टर। क्या बेटा मुझे यही प्रूव करना था? यस, सो हैंस प्रूव्ड।
अब यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं, वो करते हैं। जैसे हमने अभी अभी बोला सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन, राइट। तो लिखने को तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, right? Or you can write C as lambda b vector plus mu e vector, where lambda is equal to m upon m plus n and mu is equal to n upon m plus n, where lambda plus mu is equal to 1, where lambda plus mu is equal to 1, right? अच्छा, तो क्या नोटिस कर रहे हैं हम ये नोटिस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट तो कि सी वेक्टर इज डिपेंडेंट वेक्टर, सी वेक्टर इज डिपेंडेंट वेक्टर। एंड सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है सी, इट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, सी वेक्टर डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूँ 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर अपॉन 5, और 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, राइट। तो वही पिक्चर बन गई कि ए वेक्टर डिवाइड्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर in the ratio of 2:3, राइट बच्चे। तो इससे और आगे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब बेटा मैंने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड का यूज़ किया है, तो इसको समझते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं, कोई भी 3 वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे, है ना। इसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर लैम्डा 1a वेक्टर प्लस लैम्डा 2b वेक्टर प्लस लैम्डा 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0 is a linear combination, it implies lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 must be 0, राइट। ये ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप कि 5 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 माइनस 2 भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। इट मीन्स, अच्छा अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर, ऐसा भी हमेशा होगा, ठीक है। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं वो वेक्टर्स, देन वो दोज 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है देन कोप्लेनर भी होंगे ही होंगे, तो ये भी लिख देते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।